महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अब से कुछ ही देर पहले संजय राउत ने कहा है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। पवार से मुलाकात के बाद संजय राउत का ये बड़ा बयान। संजय राउत अब से कुछ ही देर पहले मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे, हम जीतेंगे। ये आत्मविश्वास दरअसल शरद पवार से मीटिंग के बाद संजय राउत ने दिखाया। उन्होंने कहा कि हमने उनको बहुत मौके दिए, लेकिन अब हम झुकेंगे नहीं, हमारी जीत होगी। गुवाहाटी से मुंबई तक जबरदस्त सियासी हलचल देखने को मिल रही है। वहीं एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से मुंबई की ओर रवाना हो चुके हैं। जल्द वो मुंबई पहुंचेंगे। एकनाथ शिंदे जिन्होंने मैजिकल नंबर छू लिया है। संजय राउत से खास बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी मुनीश पांडे। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में राजनीतिक जो सियासत है उसको लेकर घमासान मचा हुआ है, राजनीति को लेकर घमासान मचा हुआ है। और इस बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये सरकार रहेगी या फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या शिवसेना का अस्तित्व तो बचता है या नहीं बचता। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत मौजूद हैं। राउत साहब, सबसे पहले धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। आपसे मैं सीधा पहला सवाल करना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे, खबर यह आ रही है कि गुवाहाटी से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या किसी तरह की बातचीत आपकी हुई है कि आप एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे या कोई स्ट्रेटजी आपने तैयार की है? जी, बात ये नहीं है कि एकनाथ शिंदे कहाँ है, क्या करे, उनको मुंबई में तो आना ही पड़ेगा ना। जब तक वो मुंबई में नहीं आते, जब तक जहां से वो चुन कर गए हैं महाराष्ट्र से, उनके साथ जो विधायक है वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य है, उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, यहाँ वहां दर दर की ठोकरें खाकर मत घूमिए, महाराष्ट्र आपका है। पहले सूरत में गए, सूरत से गुवाहाटी में गए, अब मैं सुन रहा हूँ गुवाहाटी से गोवा में जा रहे हैं। क्या जरूरत है सब करने की? जो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। ये लगता है ये कोई एक सच्चा शिव सैनिक का आत्मसम्मान नहीं है, ये मानता हूं मैं, ये प्रतिष्ठा नहीं है शिव सैनिक की। आप अपने आप को अगर शेर कहते हो तो ये शेर की इज्जत नहीं है। राउत साहब, मैं ये सवाल आपसे इसके लिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले जब उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि उनकी एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई है, आपने अपने कई बयानों में बातचीत दिया हुआ है। क्या पिछले 2 दिनों में आपकी एकनाथ शिंदे से बात हुई है? क्या मेरी और उनकी लगभग 10 दिन बातचीत हो रही है। उनके साथ जो विधायक है उनके साथ भी मेरा संवाद और संपर्क चल रहा है, हम बात कर रहे हैं। देखिए, वो हमारे दुश्मन नहीं है, हमने सालों साल एक साथ काम किया है, हमारा एक रिश्ता है। वो रिश्ता सिर्फ पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर नहीं है, खून का रिश्ता है, पार्टी का रिश्ता खून का रिश्ता है। लेकिन रुकावट कहाँ पे आ रही है राउत साहब? रुकावट कहाँ पे आ रही है? इतनी अगर बातचीत हो रही है तो रुकावट कहाँ पे आ रही है? कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अब मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना में नहीं रहूंगा? अब एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, उनका कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ले चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी एकनाथ शिंदे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, खाना खाएंगे नहीं पिएंगे, अब उनको सोना है या उठना है, बैठना है, स्नान करना है, ये अब बीजेपी तय करेगी। अब एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के हाथ में कुछ नहीं बचा है। नहीं राउत साहब, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी के कब्जे में हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल होगा कि ना सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि उनके साथ में जो बागी एमएलए हैं वो भी बीजेपी के कब्जे में। और ये भी नजर आ रहा है कि अब तो शिवसेना भी उनके कब्जे में है क्योंकि उनके पास नंबर्स अंगगणित के हिसाब से ज्यादा हैं। देखिए, हमारे पास अब 55 विधायक विधानसभा में है, उसमें से मैं मानता हूं सभी विधायक चले गए, जाने दो कागज पे। विधायक जाने का मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। विधायक चले जाते हैं, पार्टी खड़ी रहती है, वापस विधायक चुनकर लाते हैं। 2 बार बगावत हुई है, नारायण राणे ने बगावत की, छगन भुजबल ने बगावत की, उनके साथ भी विधायक चले गए, लेकिन चुनाव में उसमें से एक भी विधायक वापस चुनकर नहीं आया महाराष्ट्र में। उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। इस बार भी जो विधायक रहेंगे उनके साथ, समझ लीजिए उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। दूसरी बात, महाराष्ट्र की जनता सड़क पर उतर गई है। आज 10 जगह पे
जो विधायक चले गए उनके घर पर, उनके कार्यालय के ऊपर बड़ी संख्या में लोगों ने मोर्चा निकाला है, आंदोलन किया है। ये तो एक स्टेप है, आगे आगे देखो क्या होता है। राउत साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपकी आज मुलाकात हुई शरद पवार जी से, उस मुलाकात में क्या क्या बातचीत हुई, क्या इसके बारे में आप बता पाएंगे? और आगे की रणनीति क्या होने वाली है? क्योंकि आपने बयान दिया कि वो अभी भी इस अलायंस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, पितामह की तरह हैं वो। क्या उनके सजेशन थे? आपकी क्या बातचीत हुई और आगे की रणनीति क्या होने वाली है आपकी? रणनीति की बात तो नहीं है, हम तो जो विधायक जहां कहां छुपा कर रखे किसी स्टेट में, वो आने का इंतजार कर रहे हैं। पवार साहब तो हमेशा महाविकास आघाड़ी की प्रेरणा रही है, ऊर्जा रहे हैं, और आज भी हम सब लोग एक साथ, कांग्रेस हो, एनसीपी, शिवसेना, मुख्यमंत्री, लड़ने के मूड में। हम लड़ेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी, और लड़ेंगे सड़क पर भी, हर स्थान पर लड़ेंगे हम। एक कानूनी लड़ाई की भी आप लोगों ने तैयारी की है, इस तरह की खबरें हैं कि आप कानूनी लड़ाई तो चलती रहेगी, कानूनी लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन हर लड़ाई को हम तैयार है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में जहां बीजेपी का शासन नहीं है, वहां की सरकारें तोड़ फोड़ कर अपनी सरकार बनाना चाहती है, ये देश के सामने, लोकतंत्र के सामने एक बड़ा आह्वान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे देश भर का माहौल ऐसा है कि महाराष्ट्र के मुद्दे पर पूरा देश का विपक्ष एक साथ आ रहा है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, पूरे देश से हमको समर्थन मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो खेल शुरू किया है, ये जो आग लगाई है, इस आग में जलने वाले वही है। राउत साहब, एक मैं सीधा सवाल करूंगा आपसे, राजनीतिक सवाल नहीं होगा ये। आप ये बताइए कि ऐसी गड़बड़ कहां पे हो गई जहां पे आपके इतने जो विधायक थे, बड़ी संख्या में 37-40 का आंकड़ा दिया जा रहा है इस समय, इतनी बड़ी संख्या में वो तैयार हो गए एकनाथ शिंदे के लिए जाने के लिए, ना कि उद्धव ठाकरे के साथ जाने के लिए? ये सवाल आप ईडी को पूछ लीजिए। जिस तरह से ईडी ने इंटरेस्ट लिया था ये सरकार तोड़ने में और नई सरकार बनाने में, तो ये सवाल तो मैं जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उनसे पूछूंगा कि आपने इतना इंटरेस्ट क्यों लिया। 17 हमारे एमएलए हैं जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई इस दरमियान शुरू हो गई, उनको धमकाया गया। मुंबई से उनको ईडी का एक अफसर और बीजेपी का एक अधिकारी, एक नेता, ईडी का अफसर ने उसके कब्जे में देते थे एमएलए, और बोलते थे सूरत में जाइए, गुवाहाटी में जाइए। ये कौन सा खेल इस देश में चल रहा है? जो विपक्ष का आवाज उठेगा उसको आप सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से अगर दबाओगे तो हमारा आवाज दबने वाला नहीं है। चाहे आप हमको जेल में डालिए, क्या फांसी दीजिए, हम नहीं डरेंगे। हमारे जैसे 100 लोग पैदा हो गया, और अगर हमको अंदर डालेंगे। हमारे विधायक दबाव में है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट का मामला आता है बीच में, वो हमारे 2 विधायक आए, सबको 1 घंटे में क्लियर कर दिया ईडी ने। जो सालों साल बीजेपी उनके ऊपर आरोप कर रही थी, उनको अपने कब्जे में लेकर 1 घंटे में दिल्ली में उनको क्लियर कर दिया। क्या क्लियर हो गए? तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप का क्या प्रतिक्रिया होगी उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ आपके बागी जो नेता हैं उसमें से भरत दोगावले फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भरत साहब, स्वागत है आपका आज तक में इंडिया टुडे पर। मेरी बातचीत खत्म हो गई। राउत साहब, उनकी बात तो सुन लीजिए ना। मैंने आपसे बात की है। मैं अभी राउत साहब, उनकी बात सुनने में क्या दिक्कत है? आप ही के नेता हैं। मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहता हूँ। मैंने अपनी बात कह दी है, आप मुझसे बात कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है राउत साहब, मैं आप ही से बात करता हूँ। मैं राउत साहब, मेरे कुछ आखिरी प्रश्न है, उसके मैं सिर्फ आपसे जवाब लेना चाहूंगा। आपने जो सेंट्रल एजेंसीज है उनके ऊपर आरोप लगाया, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन लोगों के मन में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से निकलते हैं, सूरत पहुंचते हैं, गुवाहाटी पहुंच जाते हैं, रातों रात इसकी भनक भी आप लोग तक नहीं पहुंचती है, जबकि सरकार आपकी थी, पूरा खुफिया तंत्र आपके साथ में था। सब कुछ भनक है। एकनाथ शिंदे जी के ऊपर भी जिस तरह से ईडी का फांस या सब कुछ चल रहा था, सबको मालूम है। ये डर पैदा करते हैं, ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं,
जेल में डालने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग नहीं डरते, जो हमारे साथ रहते हैं और रहेंगे। इस तरह से काम करने से विपक्ष की आवाज नहीं खत्म होगी। ये देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इंदिरा गांधी के जमाने में भी हमने देखा है, और भी सरकारें हमने देखी है। ये चलता रहेगा। लड़ने वाले लोग लड़ते रहेंगे और देश के लिए मरने वाले लोग मरते रहेंगे। राउत साहब, आपकी उद्धव ठाकरे जी से भी बातचीत हुई होगी, आप काफी करीबी हैं ठाकरे परिवार के। उद्धव ठाकरे का क्या कहना है? कुछ दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने बोला कि शिवसेना से कोई भी अगर सीएम पद का उम्मीदवार बनता है या सीएम बनना चाहता है तो वो उसके लिए तैयार है। क्या इस तरह का कोई भी इस तरह का? उद्धव ठाकरे खुद सीएम बनने को तैयार नहीं थे। हम सभी ने उनको मनाया कि आपको सीएम बनना पड़ेगा। ये 3 पार्टी की सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है। तो चाहे शरद पवार साहब हो, सोनिया जी हो, हम सब लोग हमने उनको बनाया कि आप मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, आपको लीडरशिप जो है सरकार की करनी पड़ेगी। ये अपने मन से नहीं बने हैं उद्धव जी, हमने उनको सबको उनके ऊपर प्रेशर डाला था। क्या जब एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई थी तो क्या उन्हें सीएम पद का ऑफर भी दिया गया था? राउत साहब, एकदम सीधा सवाल है आपसे। देखिए, मेरा एक सीधा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम बना सकती है तो बना दीजिए, बनाने को तैयार है। अगर वहां आप सीएम नहीं बन सकते तो फिर यहाँ क्या आपको कम है? हाँ, वो तो आपका सबसे ऊपर का स्थान है कैबिनेट में, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का। आप वहां भी सीधा सवाल पूछा था, आप घुमा के जवाब दे रहे हैं। क्या ऑफर दिया गया था एकनाथ शिंदे को कि आप महाविकास आघाड़ी के नेता बन जाइए, आप या चीफ मिनिस्टर बन जाइए महाराष्ट्र के? देखिए, हम सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सत्ता चली जाएगी। और क्या होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस जो था, उसमें जो हमको एक वचन दिया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनेंगे शिवसेना और बीजेपी का, अगर वो शब्द मान लेते तो जरूर एकनाथ शिंदे उस वक्त मुख्यमंत्री बनते। एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनने दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगले 2.5 साल एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते हैं? नहीं, अगर हाँ हो जाते जरूर। अगर बीजेपी ने जो बात हमसे करार किया था, हाँ, जो एग्रीमेंट किया था, उसके ऊपर कायम रहते तो डेफिनेटली एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते। लेकिन बीजेपी की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बने और अभी आप बीजेपी के खेमे में जाकर बैठे हैं। राउत साहब, एक सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार आज की तारीख में शिवसेना के कितने विधायक उस गुट के साथ में हैं जहां पर खुद उद्धव ठाकरे उनके नेता हैं, और कितने ऐसे बागी नेता जिनको आप कह रहे हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ में खड़े हैं? अंक गणित को थोड़ा समझाइए, क्योंकि पूरा का पूरा महाराष्ट्र का खेल जो है वो अब आकर अंक गणित पर रुक गया है। हाँ, अंक गणित तो उसमें है। लोकतंत्र तो अंक गणित पर चलता है आजकल। लेकिन ये अंक गणित तो होता है ना, बहुमत, ये बहुत बड़ा चंचल होता है। आंकड़े कभी किसी के पास कायम नहीं रहते। अभी हमारे पास 16 विधायक हैं, 16, और बाकी के सारे एकनाथ शिंदे के साथ में। जी हाँ, वो वहां चले गए, हम टीवी पे देख रहे हैं, और क्या मैं देख सकता हूँ। आपने एक जो कुछ बागी नेता हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी आपने एक प्रक्रिया शुरू की हुई है। कानून की लड़ाई चलती रहेगी। नहीं तो आगे आपकी रणनीति क्या है? क्या उनको डिस्क्वालीफाई करके ये दिखाना कि एकनाथ शिंदे शिवसेना को हथिया नहीं सकते हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे की रहेगी? क्या रणनीति क्या? शिवसेना के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता। या ऐसी पार्टियां बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई है। विधायक टूट गए, सांसद टूट गए, इसका मतलब पार्टी नहीं टूट गई, पार्टी जमीन पर है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पार्टी चलेगी, हम वापस अपने विधायक चुनकर लेके आएंगे। ये ताकत इस पार्टी में है। हमारे जैसे लोग बैठे हैं यहाँ काम करने के लिए। नहीं राउत साहब, आपका ये कहना है कि आप लोग वहां पर काम करने के लिए बैठे हैं, सड़क पर उतरेंगे, वोट बटोरेंगे और उसके बाद आप लोग सरकार बनाएंगे, सरकार में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि शिवसेना के बागी नेता भी यही बोल रहे हैं कि वो शिवसैनिक हैं, आपके जो साथ हैं वो भी बोल रहे हैं कि शिवसैनिक है। आखिरकार असली शिवसैनिक कौन रह जाता है? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बार बार एक ही चीज बोला हुआ है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना छोड़कर जा रहे हैं, अपना एक नया शिवसेना तैयार कर रहे हैं वो।
क्या हिंदुत्व में उद्धव ठाकरे सॉफ्ट पड़ गए? नहीं नहीं नहीं, ये पागल लोग है सब, मूर्ख लोग है ये सब, उनको पता चलेगा कितनी मूर्खता की है ये लोगों। हिंदुत्व की जो बात हो रही है, देखिए बीजेपी लगातार खुले मन से, खुले मुख से वो बोलती रही है कि वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वही बात एकनाथ शिंदे भी बोल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती से अलायंस करके कश्मीर में जो किलिंग चल रहा है कश्मीरी पंडितों का, वो रोक नहीं सकते। कौन से हिंदुत्व की बात आप लोग कर रहे हैं? तो आपका ये कहना है कि उद्धव ठाकरे आज भी उसी हिंदुत्व पर खड़े हैं जिस पर बाला साहेब ठाकरे खड़ा हुआ करते थे? पार्टी की एक आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की। महाराष्ट्र की जो सरकार बनी है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनी है। हमारी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है, उसमें कोई खोट नहीं आएगी। हमेशा हम उसके लिए लड़ते रहेंगे और विचार जो हमारा है, विचारधारा है, वो विचारधारा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा संजय राउत साहब कि इस पूरे प्रकरण के बाद में आपकी कांग्रेस और एनसीपी के जो नेताओं से बैठक हुई है, क्या आप सीधा जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है कि अभी भी आपकी सरकार बचेगी या फिर अब आप लोग मन बना चुके हैं कि अब अगला चुनाव होना चाहिए और चुनाव में उतरना चाहिए? देखो, सरकार बचेगी जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे, हमारे सामने आ जाएंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर आ जाएंगे, तब नजारा आप देख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय राउत साहब बात करने के लिए। तो ये थे संजय राउत। साफ तौर पे उन्होंने कई आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए, एकनाथ शिंदे के ऊपर लगाए। उन्होंने यह भी कह दिया कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो गलती कर रहे हैं और बीजेपी पर उनका कब्जा हो चुका है। लेकिन अब आगे ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार शिवसेना की क्या रणनीति होती है, एनसीपी की क्या रणनीति होती है। आदित्य ठाकरे मातोश्री से बाहर निकले हैं और मीडिया से मुखातिब होना, और ये खबर आई है, ये देखिए आप, एनसीपी के जो सपोर्ट आदित्य ठाकरे इस वक्त मातोश्री में मौजूद हैं, वहां पर उनकी मौजूदगी और मातोश्री पहुंचे हैं आदित्य ठाकरे। और इस बीच संजय राउत ने भी कई बड़ी और अहम बातें आज तक से कही हैं, वो बातें भी आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें देखिए मातोश्री की, जहां पर पहुंचे हैं आदित्य ठाकरे और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। संजय, यहाँ पे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मातोश्री में लगातार जब परसों से जब उद्धव ठाकरे भीतर गए उस समय तमाम शिव सैनिकों का समर्थन था, और आज आप देखिए आदित्य ठाकरे जब वहाँ पे मातोश्री से निकलते हैं तो सिविल सोसाइटी के समर्थक और यहाँ पे एनसीपी के कार्यकर्ता यहाँ पे आ रहे हैं, और उनकी गाड़ी बाहर निकली थी पर उसके बाद वो फिर से एक बार भीतर अंदर चले गए और एनसीपी समर्थकों से उन्होंने मुलाकात की। यहाँ पे एक कड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने, ये एक तरफ एकनाथ शिंदे दावा ठोक रहे हैं। महाराष्ट्र संकट के बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में जारी संकट के बीच ये खबर आ रही है, शिवसेना विधायक दल के नेता बनाए गए हैं अजय चौधरी। शिवसेना विधायक दल के नेता अब अजय चौधरी होंगे। विधायक दल ने उन्हें सर्वसम्मति से चुना है। डिप्टी स्पीकर ने अजय चौधरी के नाम पर मोहर लगा दी है, यानी कि अब अजय चौधरी का नाम तय हो गया है। शिवसेना के चीफ व्हिप होंगे सुनील प्रभु, यानी कि अजय चौधरी और सुनील प्रभु का नाम अब तय हो गया है। डिप्टी स्पीकर ने इस पर मोहर लगा दी है। नरहरि झिरवाल ने यह किया है फैसला। डिप्टी स्पीकर ने इन दोनों के नाम पर मोहर लगा दी है। महाराष्ट्र में जो संकट इस वक्त देखा जा रहा है उसके चलते डिप्टी स्पीकर ने दोनों के नाम पर मोहर लगा दी है। शिवसेना विधायक दल के नेता बनाए गए हैं अजय चौधरी, जबकि चीफ व्हिप के नाम पर भी डिप्टी स्पीकर की मोहर लग चुकी है। अजय चौधरी के नाम पर डिप्टी स्पीकर ने मोहर लगाई है। शिवसेना के चीफ व्हिप होंगे सुनील प्रभु। इन दोनों के नाम पर अब फैसला हो चुका है, सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, जिस पर अब डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल ने फैसला ले लिया है। तो दो अहम पद जिस पर अब नाम तय हो गए हैं, जिस पर फैसला लिया जा चुका है, जिस पर अब डिप्टी स्पीकर के भी मोहर लग चुकी है।
और एक और तस्वीर इस वक्त दिलचस्प तस्वीर गुवाहाटी से आ रही है, जहां पर दिलीप लांडे शिवसेना के विधायक वो पहुंच चुके हैं। सुबह से ही माना जा रहा था कि आने का सिलसिला जारी रहेगा। अब गुवाहाटी पहुंच चुके हैं शिवसेना विधायक दिलीप लांडे। गुवाहाटी में ही अब उनकी मौजूदगी है, ये तस्वीरों के जरिए भी साफ हो रहा है। ये तस्वीर दरअसल गुवाहाटी की है, जहां पर दिलीप लांडे पहुंच चुके हैं। चार्टर्ड विमान से एक एक करके इन विधायकों को लाया जा रहा है, जो कि बागी विधायक हैं शिवसेना के। तो अब नंबर्स में और इजाफा हो रहा है, एक एक करके ये नंबर एकनाथ शिंदे के कैंप का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे ने हालांकि मुंबई का दौरा स्थगित कर दिया है, ये बड़ी खबर भी आपको बता दे। पहले उन्हें मुंबई जाना था, लेकिन अब ये दौरा स्थगित कर दिया गया है। अब शिवसेना विधायक दिलीप लांडे वहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार डेरा इस वक्त जारी है शिवसेना के बागी विधायकों का, निर्दलीय विधायकों का। ये सब एक एक करके एकनाथ शिंदे की शक्ति में इजाफा कर रहे हैं। और अब एक बार फिर से उस तस्वीर का रुख करेंगे जिसमें आदित्य ठाकरे मातोश्री से निकलकर शिवसेना भवन का रुख कर रहे हैं। मेरी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मौसमी सिंह जुड़ गई हैं। मौसमी सिंह, आदित्य ठाकरे निकले हैं शिवसेना भवन में मीटिंग के लिए, क्या है मीटिंग का एजेंडा? एजेंडा यही होगा कि लगातार जिस तरह से अपने कुनबे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, एक तरफ पार्टी का लेजिस्लेचर होता है नेहा, और दूसरी तरफ पार्टी का संगठन। और अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो पार्टी का संगठन, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीर कमान किसके पास रहेगा, कौन करेगा वार, किस तरह से साधेगा निशाना, इस पर अब बहस आके टिकी हुई है। क्योंकि सारी साख और नाक की बात यह है कि आखिर शिवसेना किस तरह से जो है शिवसेना, असली शिवसेना किसके पास है। और यहाँ पे आप देखिए आदित्य ठाकरे इन्हीं लोग से मिलने के लिए रुके थे। सॉरी, ये एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, एनसीपी के कार्यकर्ता मौजूद थे मातोश्री के सामने। आदित्य ठाकरे रुके, क्या आपसे बात हुई? आप बहुत मुस्कुरा रही थी, आदित्य ठाकरे ने क्या बात करी आप? जी, उन्होंने हमारे सपोर्ट के लिए वो खुश थे और उनके मीटिंग के लिए वो निकले हैं, इसके लिए ज्यादा बात नहीं हो पाई। फोटो खिंचाई आप लोगों ने? जी जी। तो रहेगी आपकी सरकार की नहीं रहेगी? जरूर रहेगी, जरूर रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत महाविकास आघाड़ी में बहुत सारे जवाबदार लोग हैं और हमारे सीनियर नेता, हमारे आदरणीय पवार साहब, वो एक सुलझे हुए और एक समझदार इंसान है। उन्होंने महाराष्ट्र को आगे लेके जाने का हमेशा काम किया है। मगर इस कुछ जो नकली जो शिवसैनिक बन रहे, ये नकली शिवसैनिक है, ये असली नहीं है। असली राज शिंदे नकली? हाँ, नकली शिवसैनिक है। वो असली शिवसैनिक महाराष्ट्र में है, नकली शिवसैनिक। जब शिवसेना ने बैठक बुलाई थी उसमें 12 विधायक मौजूद थे, आज भी 12 की मौजूदगी रहने वाली है या फिर इस संख्या में इजाफा होगा कि जैसे कि संजय राउत दावा कर रहे थे, संख्या में इजाफा होगा या फिर 12 ही होंगे? देखिए नेहा, दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं और लगातार जिस तरह से मानसिक दबाव और सियासी दबाव की रणनीति और राजनीति हो रही है, वो अपने आप में इस बात का परिचायक है कि कहीं ना कहीं एक ब्रैकेट ऑफ अनसर्टेनिटी जरूर है। उनको लगता है कि 16-17 विधायक उनके खेमे में हैं, अभी भी उनके टच में हैं, ये उद्धव ठाकरे खेमे का दावा है। और यही वजह है कि उनका कॉन्फिडेंस, जो संजय रावत काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, वो इसी वजह से नजर आ रहे हैं। संगठन पे भी फोकस है और विधायकों पर भी फोकस है। आदित्य ठाकरे खुद भी एक विधायक है, तो लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हमारे पास 12 विधायक है, पर एक के बाद एक जो ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट्स है उद्धव ठाकरे के, अगर वो वहां जाते हैं तो ये सवाल खड़ा होता है कि गुवाहाटी वो गए या उनको भेजा जा रहा है बतौर मोल्स के तौर पर गुवाहाटी में, कि क्या रणनीति है वो जानने के लिए। ये बड़ा सवाल है। और जिस तरह से शरद पवार ने इशारा किया कि असल युद्ध जो है, सियासी युद्ध, वो मुंबई की धरती पे लड़ा जाएगा, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ठीक है मौसमी, आपको रोकना चाहेंगे। रामदास आठवले इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी, उनसे बातचीत करेंगे। ओवर टू यू चित्रा। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ आरपीआई के नेता रामदास अठावले जी जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह का भूचाल आया हुआ है, उसको लेकर अपने तुकबंदी भरे अंदाज में लगातार महाराष्ट्र सरकार पर आप निशाना साधते रहे हैं। अभी जो स्थिति बनी हुई है
उसके मद्देनजर क्या उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि शिंदे की ओर से बार बार इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि अब उनके पास बहुमत नहीं रहा, ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। हाँ, मतलब ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री तो ही है, लेकिन अभी उनको मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ा एकनाथ शिंदे एक बहुत बड़ा बहादुर नेता निकला है। उन्होंने अभी तक 37 एमएलए तोड़ दिए हैं और महाविकास आघाड़ी सरकार का बहुमत खत्म हो चुका है, इसीलिए सरकार को सत्ता में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। तो अभी इसीलिए अगर उनको रिजाइन नहीं देना है तो हाउस में बहुमत सिद्ध करने का अधिकार एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी को है और इसमें बीजेपी की बिल्कुल कोई चाल नहीं है। बीजेपी की कोई चाल नहीं है, ये बातें आप क्यों बता रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली आ रहे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और आपका ये कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ही अब आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये लोग सपोर्ट कर देंगे, शिंदे गुट के लोग। आपको ऐसी परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है? हाँ, मुझे लगता है कि इसमें तोड़ने में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, लेकिन अगर टूट ही गए हैं, अगर वो बाहर ही आए हैं तो सरकार बनाने की आवश्यकता है। दोबारा इलेक्शन आना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए बीजेपी देख रही है अगर एकनाथ शिंदे उनको सपोर्ट करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे जी डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं। तो अभी क्लियर बहुमत जो है, ये बहुमत बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पास है। आपने एकनाथ शिंदे या उनके टीम में किसी से बातचीत की है? आपकी भी तो महाराष्ट्र में बहुत चलती है, तो आपने सलाह दिया है कि अब तक बातचीत नहीं हुई है तो बातचीत करके सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़े? नहीं, बातचीत का विषय नहीं है। अभी वो अगर बाहर निकले हैं तो इसका मतलब ये है कि इस महाविकास आघाड़ी ने रिजाइन देना चाहिए और बीजेपी ने सत्ता में आना चाहिए। इनडायरेक्टली उसका अर्थ ये होता है और इसीलिए एकनाथ शिंदे जी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे और बीजेपी एकनाथ शिंदे जी को साथ में लेकर सरकार बनाएंगे। लेकिन मैंने बोला था कि भाई इसमें बीजेपी की चाल बिल्कुल नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी जरूर दिल्ली आए थे और उनको अधिकार है कि भाई कल अगर एकनाथ शिंदे सपोर्ट करते हैं तो सरकार बनाने के बारे में क्या करना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे, संजय राउत, ये लोग हार मानने को तैयार नहीं है। संजय राउत की ओर से कहा गया है कि अभी तो हमारे शिव सैनिक सड़क पर उतरे ही नहीं हैं। उनके इस बयान का क्या मतलब लगाया जाए? क्या आपको लग रहा है कि संजय राउत धमकी दे रहे हैं या आत्मविश्वास अभी भी उनके अंदर बरकरार है? उनको लगता है कि मुंबई अगर ये तमाम विधायक आ जाएंगे तो फिर जो पासा है, बीजेपी जो चाल चल रही है, वो पलट जाएगा। मुझे लगता है ये पासा बिल्कुल पलटेगा नहीं है। अभी तो पासा पलट गया है और तुम्हारे शिवसैनिक रास्ते में उतरे नहीं है, लेकिन हमारे भीम सैनिक उतर सकते हैं एकनाथ शिंदे जी के सपोर्ट में। आपके भीम सैनिक एकनाथ शिंदे के समर्थन में उतरेंगे? हाँ, उतरेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने इतना बड़ा डेयरिंग किया है और जो सरकार के लायक नहीं थी, ये सरकार नाम की सरकार थी और इसीलिए ये सरकार खाली बीजेपी पर अटैक करने में जुटी हुई थी। आपस में विवाद करते करते समय बर्बाद कर रहे थे। विकास का नाम बिल्कुल नहीं था, इसलिए सरकार जाना जरूरी था और इस सरकार को भगाने का काम जो है और जनता को जगाने का जो काम है, ये एकनाथ शिंदे जी ने किया है। अगर वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, मामला है महाराष्ट्र का, आपके राज्य का। जाकर बैठे हुए तमाम विधायक गुवाहाटी। अब गुवाहाटी से महाराष्ट्र की सत्ता तो चलेगी नहीं। शिंदे जी आने वाले थे मुंबई, पता चला कि वो भी उनका दौरा कैंसिल हो गया। तो क्या वक्त नहीं आ गया? आखिर कब तक बैठे रहेंगे ये लोग गुवाहाटी और वहां से महाराष्ट्र की सत्ता कब तक आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती रहेगी? मुझे लगता है कि अभी उन्होंने पत्र राज्यपाल को भेज दिया है, जो उपाध्यक्ष है अपने विधानसभा के, उनको भी पत्र भेजा है और 37 जो विधानसभा के एमएलए है तो उनका जो सपोर्ट है वो उन्होंने उनके पास साइन से वहां पे भेजा है। तो अभी ये जिम्मेदारी है कि भाई इस सरकार को चलने का आगे अधिकार नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी आएंगे। वो आने वाले थे, लेकिन 2-3 दिन में वो मुंबई आ जाएंगे। मुंबई में चित्रा, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर रामदास आठवले बताते हुए, लेकिन इस बीच रुक करना होगा गुवाहाटी का, जहां से जुड़ रही मेरी सहयोगी श्वेता सिंह। श्वेता, वहां पर दिलीप लांडे पहुंचे हैं, जैसा कि आरोप लगाया गया था संजय राउत की ओर से कि ये सब डरे हुए हैं और बीजेपी ने डरा रही है कि ईडी की जांच बैठ जाएगी, सीबीआई की जांच बैठ जाएगी। इसी जांच से डरकर, इन्हीं बातों से डरकर ये तमाम जो विधायक हैं शिवसेना को, वे एक एक करके जुड़ रहे हैं। जी नेहा, यहाँ पर जब दिलीप लांडे पहुंचे
तो सुरक्षा व्यवस्था एक आम प्रोटोकॉल की तरह ही नजर आई। वो अकेले चलते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, आप अगर उन तस्वीरों को ध्यान से देखें। हालांकि उन तक आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। मीडिया की जितनी टीमें वहां पर बाहर थी उन सबको यहां से हटाया गया था। उनके आने के बाद उनसे पहले उनका कोई उनके साथ आया कोई व्यक्ति था जो कि बाकी मीडिया को वहां से हटाता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद जब हम उन तस्वीरों को देख रहे थे और हम वहां पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि हम उनसे बात कर सकें, तो हमें सुरक्षा की तरफ से कह दिया गया कि नहीं, हमें पीछे ही रहना होगा। लेकिन उन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि वो टहलते हुए अकेले आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जिस तरीके से गिनती यहां पर बढ़ रही है एक एक करके शिवसेना के विधायकों की, दूसरी तरफ मुंबई में यह दावा किया जा रहा है कि जो तस्वीर उभर रही है उस पर मत जाइए, यहां पर हमारी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। उसमें कोई परिवर्तन होता नजर नहीं आ रहा है, उनके विधायक कम ही होते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही नेहा ये भी अहम है कि ये जो सूत्रों के हिसाब अनुसार जो खबर मिल रही है कि एकनाथ शिंदे मुंबई जा सकते हैं। आज समय तय नहीं है किस समय वो जाएंगे, किस वक्त निकलेंगे, लेकिन वो मुंबई के लिए यहां से रवाना हो सकते हैं। तो बहुत गतिविधियों से भरा दिन रहने वाला है एयरपोर्ट पर, खास करके ये गतिविधियां जहां से पूरी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि मीडिया को दूर रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद आज तक ने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए सामने रखी है, जिसमें दिलीप लांडे को टहलते हुए अपने फ्लाइट के उतरने के बाद, जो कि एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जिसके जरिए वो यहां पर आए हैं, उसके बाद वहां से बाहर निकलते हुए जाते हुए देखा जा सकता है। सिक्योरिटी उतनी ज्यादा उनके साथ नहीं थी, लेकिन उस तरह का पशुपेश भी नहीं दिख रहा था नेहा, जिसकी बात इस समय शिवसेना कह रही। श्वेता, लेकिन बात तो एकनाथ शिंदे को लेकर भी आई। ये कहा गया कि वो भी चार्टर्ड फ्लाइट लेकर गुवाहाटी से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं, फिर ये कहा गया कि अभी रुक गए हैं। ये दौरा हो रहा है, स्थगित हो रहा है, आज होगा, कल होगा, कब तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी? नहीं, हुए नहीं है वो रवाना नेहा। ये बात जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को जो बताई गई है, क्योंकि हमेशा कोई भी किसी को भी अगर जो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत अगर यहां से निकलना है तो उसकी जानकारी आपको देनी होती है। तो उसके अनुसार जो जानकारी मिल रही है, कोई समय नहीं बताया गया है। इतना जरूर कहा गया है कि एकनाथ शिंदे आज गुवाहाटी से मुंबई रवाना होंगे। कितने बजे रवाना होंगे, उससे पहले क्या कुछ रणनीति पर चर्चा होगी, कुछ माथापच्ची होगी, ये सारी चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन सुरक्षा कर्मियों को इतना जरूर बता दिया गया है कि एकनाथ शिंदे को आज यहां से निकलना है और मुंबई के लिए रवाना होना है। चार्टर्ड फ्लाइट उनकी होगी, लेकिन समय का इंतजार हम अभी भी कर रहे हैं नेहा। और जैसे ही ये समय तय होता है कि एकनाथ शिंदे आज निकलेंगे और कितने बजे निकलेंगे, हम अपने दर्शकों को बताएंगे। और साथ ही श्वेता, सुबह ये खबर आई थी कि 3 विधायक वहां पर शिवसेना के पहुंचने हैं, जिसमें दिलीप लांडे तो पहुंच गए हैं, बाकी 2 कौन है, इस पर कोई जानकारी मिल रही है? नहीं नेहा, अभी तक नामों की जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एकनाथ शिंदे खेमे की तरफ से आंकड़ों को जरूर बता दिया जाता है कि अभी आंकड़ा थोड़ा सा और बढ़ने वाला है। तो 2 और विधायकों का यहां पर इंतजार हो रहा है। और इसीलिए जो चीज मैं आपको बता रही थी, क्योंकि ये डिफेंस एयरपोर्ट भी है गुवाहाटी का, तो इस वजह से नियम कानून के तहत भी आप दूर रख सकते हैं कैमरों को यहां से। लेकिन इंतजार करना होगा, क्योंकि वो भी एक चार्टर्ड फ्लाइट ही होगी। अभी की जितनी भी प्रस्तावित फ्लाइट्स हैं उसमें मुंबई की कोई ऐसी फ्लाइट यहां पर आने नहीं वाली है। चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए ही ये विधायक आने वाले हैं। ये चीज भी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो जाएगा। और एक साथ आ रहे हैं या अलग अलग वो भी विधायक रहेंगे, वो भी अभी देखना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और सीधे गुवाहाटी से जुड़ रही थी मेरी सहयोगी श्वेता सिंह। लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं कि संजय राउत और एकनाथ शिंदे अपने अपने विधायकों के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। और माइनॉरिटी में जो लोग हैं उसको कार्रवाई करने का, डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं है। और मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं किया, इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं। ये सिर्फ डराने की बात है, ये डराने की चेष्टा है। और इसलिए ये शिवसेना के जितने हमारे पास एमएलए है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा है कि ऐसी एक नोटिस नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि आप कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा हमारा 37 का गुट और बाकी निर्दलीय मेरे गुट बनाने, ग्रुप बनाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता है। और इसलिए ये सिर्फ स्पेशल टैक्टिस है, इसमें वो लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लोग पूरी तरह एकजुट है। हमारे लोगों ने पूरी तरह सोच समझ के ये स्टैंड लिया हुआ है। हम हार मानने वाले नहीं।
हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं।